वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत मंदिर प्रबंधन की देखरेख एक अंतरिम कमेटी करेगी। जब तक हाईकोर्ट यूपी सरकार की ओर से जारी अध्यादेश पर आदेश नहीं दे देता, तब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त ये कमेटी मंदिर के रोजमर्रा का कामकाज देखेगी। इसी पर देखिए इंडिया डेली की यह खास पड़ताल। श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिटेल ऑर्डर में इस बात को बिल्कुल साफ कहा है कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस मामले में फैसला नहीं आ जाता, तब तक यही कमेटी मंदिर के प्रबंधन का जो काम है वो देखेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यूपी सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं और वहां पर अपनी बातों को रखें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह भी कहा कि 1 साल के भीतर इस पूरे मामले का जो निपटारा है वो करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी की जो अध्यक्षता है वो हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर जज जो हैं वो करेंगे, जस्टिस अशोक कुमार करेंगे। इस दरमियान यूपी सरकार अपने अध्यादेश के मुताबिक जो मंदिर के प्रबंधन के लिए जो ट्रस्ट वो बनाना चाहती थी वो नहीं बना पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस हिस्से पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के अध्यक्ष को प्रति महीने 2 लाख रुपए का जो खर्चा है वो मंदिर के कोषागार से देना होगा। इसके अलावा जो वाहन उनको मंदिर के प्रबंधन के लिए चाहिए होंगे, उसकी भी सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जो कमेटी है वो मथुरा में एक कार्यालय होगा और जिला प्रशासन बिना किसी शुल्क के तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका में यूपी सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह साफ कहा कि ये मामला हाईकोर्ट में चलेगा और हाईकोर्ट जो है वो तय करेगा कि अध्यादेश सही है या नहीं है। कमेटी की अगर बात करें तो कमेटी मंदिर और आसपास के क्षेत्र के विकास की योजना जो है वो बनाने का प्रयास करेगी, जिसके लिए आवश्यक भूमि की उपयुक्त खरीद की बात हो या फिर निजी तौर पर बातचीत की हो, ये सारी बातें कमेटी जो है वो कर सकेगी। यदि कोई बातचीत सफल नहीं होती है तो राज्य सरकार को कानून के अनुसार जो है वो आवश्यक भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को बिल्कुल साफ कहा है कि कमेटी में दोनों ही जो गोस्वामी समाज के 2-2 लोग, यानी 2 अलग-अलग जो गुट हैं, उनके 2-2 लोग जो हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा किसी तीसरे गोस्वामी समाज को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी 4 जो लोग हैं वही इसमें शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को भी कहा कि मंदिर में लाखों की तादाद में भक्त आते हैं, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन ये बात बेहद दुखद है कि जो वहां पर श्रद्धालु आते हैं उनकी बुनियादी सुविधाओं को लेकर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था जो है वो नहीं करनी पड़ी। हालांकि मंदिर को सैकड़ों करोड़ों का जो दान है वो मिलता है, इसके बावजूद मंदिर प्रबंधन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि सेवायतों के आपसी टकराव और प्रशासन के बीच जो एक आपसी टकराव चल रहा है उसकी वजह से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा तो वो श्रद्धालु थे, जो देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का तो गठन कर दिया, लेकिन ये विवाद यहाँ पर खत्म नहीं होता। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलेगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट को 1 साल के भीतर इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि यूपी सरकार ने मंदिर के प्रबंधन के लिए जिस कमेटी का गठन किया था, जो अध्यादेश लेकर आई थी, वो संवैधानिक था या असंवैधानिक था। इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक ये पूरा जो मंदिर की जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा ही की जाएगी। और ये भी आप तय मान के चलिए कि फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का चाहे जो भी हो, जो हारा हुआ पक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर जो फैसले से नाखुश होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला, एक कमेटी का गठन कर दिया। अब ये कमेटी मंदिर की दिनचर्या, मंदिर के रोजमर्रा के काम, मंदिर के रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो संभालेगी।
और आइए समझते हैं कैसे चला ये पूरा मामला। दरअसल 5 अगस्त 2025 की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये अध्यादेश मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए जारी किया गया था और वहीं हर हफ्ते लगभग 2-3 लाख श्रद्धालु आते हैं। वहीं 4 अगस्त 2025 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो श्रद्धालुओं के लाभ के लिए मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की महत्वाकांक्षा योजना को 15 मई को दी गई अपनी मंजूरी ऐसे ही स्थगित रखेंगे, और क्योंकि प्रमुख हितधारकों की बात नहीं सुनी गई थी। तो देखिए ऐसे ही क्रम ये आगे बढ़ता रहता है। 15 मई 2025 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अपने फैसले में मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर के चारों ओर एक गलियारा विकसित करने और इस उद्देश्य के लिए मंदिर न्यास निधि से 500 करोड़ रुपए का उपयोग करने के उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम को मंजूरी दी थी। वही अगर हम बात करते हैं 19 मई 2025 की, तो सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें तर्क दिया गया था कि प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना का कार्यान्वयन व्यावहारिक रूप से अव्यावहारिक है और मंदिर के संचालन में यहाँ पर ऐतिहासिक और परिचालन रूप से जुड़े लोगों की भागीदारी और सुझावों के बिना मंदिर परिसर के पुनर्विकास का कोई भी प्रयास प्रशासनिक अराजकता का कारण बन सकता है। तो लगातार इसको लेकर मामला चलता रहा, विवाद होता रहा, ये पूरी टाइमलाइन रही किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो आगे बढ़ाई गई, और उसके बाद अब इसको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर को लेकर जो पहले बात चल रही थी कि यहाँ पर तमाम तरह का विरोध भी हुआ कि ब्रिज की जो गलियां हैं वो भगवान कृष्ण की एक तरह से जुड़ाव को हमें दिखाती है, लेकिन अब कॉरिडोर को लेकर कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो रहा है। और ये पूरी जो टाइमलाइन थी, क्या क्या प्रकरण हुआ, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए कुछ इतिहास जानना भी थोड़ा सा जरूरी है। ये पूरा घटनाक्रम भी समझना जरूरी है। सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया था और साथ ही साथ जो वहां के मेंबर्स हैं ट्रस्ट के, बांके बिहारी मंदिर के, और साथ ही साथ जो गोस्वामी परिवार की बात की जाती है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो थोड़ा सा इतिहास जानना भी यहाँ पर बेहद जरूरी है। आपको बता देते हैं कि भाई यूपी सरकार ने कहा था कि मंदिर में जो भीड़ बढ़ रही है उसको यहाँ पर मैनेज करने के लिए, उसको यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए और साथ ही साथ ये मतलब जो भगदड़ का माहौल हो जाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उससे बचाव के लिए एक कॉरिडोर बनाना जो है वो आवश्यक है, वो जरूरी यहाँ पर है। तो ये तर्क जो है वो यूपी सरकार की तरफ से दिया गया था और कई बार ऐसा देखा गया है कि भगदड़ से मौत हो जाती है, तो उसको लेकर यहाँ पर ये जो है पूरा कॉरिडोर वाली बात सामने आई थी। अब आपको बता दें कि मई में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई करते हुए कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ जो जमीन है उसके अधिग्रहण की मंजूरी यूपी सरकार ने दे दी। आपको बता दें 5 एकड़ जमीन के लिए और करीब 500 करोड़ रुपए से बनने वाले कॉरिडोर के लिए कोर्ट ने ये कहा कि जमीन मंदिर के फंड से ही खरीदी जाएगी। अब इस फैसले के बाद मंदिर से जो जुड़े हुए हैं मंदिर के सेवानिवृत्त यानी गोस्वामी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि फैसला देते समय कोर्ट ने हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं, हमारी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं, हमारी भी तो कोई सुने। तो ये उनका पक्ष कहने का था। अब याचिकाकर्ता के जो वकील है कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से भी ये दलील दी गई कि मंदिर की जमा पूंजी और निजी संपत्ति का इस्तेमाल जो है वो ऐसे नहीं किया जा सकता, यानी कि आप उस फंड का इस्तेमाल करेंगे जो मंदिर का है और जो निजी संपत्ति है, इसको लेकर भी आपत्ति जो है वो जताई गई थी। अब पहला पक्ष जो है वो भी आप समझ लीजिए यूपी सरकार का जो अध्यादेश था वो भी एक पक्ष है जिस वजह से ये मंदिर सुर्खियां बना है। अब यूपी सरकार क्या चाहती है कि भाई जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और साथ ही साथ अयोध्या है और उज्जैन महाकाल मंदिर का जिस तरीके से कॉरिडोर है, उसी की तर्ज पर एक वृंदावन कॉरिडोर जो है वो बनाना चाहती है। तो ये आपको थोड़ा सा इतिहास में समझाता चला जा रहा हूं ताकि आप केस को समझ पाएं। अब साथ ही मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 भी लाया गया है। अब इस अध्यादेश में क्या है आपको बताऊं, मंदिर के मैनेजमेंट के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। ये इसमें सामने आया था, ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसके बारे में ये सामने आया कि ट्रस्ट के जो है 11 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अब इसमें कौन कौन होना था, जिस तरीके से ट्रस्ट की बात की तो नामित ट्रस्ट में वैष्णव परंपरा के संत होंगे, महंत होंगे, गुरु होंगे, विद्वान होंगे और मठाधीश होंगे और महंत आदि होंगे, और साथ ही साथ इसमें गोस्वामी परिवार से लोग होंगे, 2 सदस्य होंगे इसमें गोस्वामी परिवार के भी। तो उनके लिए सोचकर भी ये फैसला लिया गया था कि 2 उसमें उनके अपने होंगे
और साथ ही साथ जो मंदिर की सेवा करते हैं, और 7 सदस्य पदेन अधिकारी हो सकते हैं। इसमें पदेन अधिकारी यानी डीएम होगा, इसमें आपका एसएसपी हो सकता है, नगर आयुक्त हो सकता है। लेकिन अब इसमें क्या बदलाव आया है, वो देखने वाली बात है। इतिहास भी मैंने आपको समझाते हुए चला, और पूरा विवाद का कारण क्या था वो भी समझाता हुआ मैं आपको आ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कॉरिडोर को लेकर किस तरीके की आपत्ति है, और क्या उसमें जो फंड है उसको लेकर के आपत्ति थी, वो तमाम चीजें मैंने आपको बताई। अब आपको बताते हैं दूसरे पक्ष का मामला क्या है। दूसरा पक्ष मंदिर, मंदिर की सेवा करने वाला गोस्वामी परिवार। गोस्वामी परिवार ने इस अध्यादेश को हाई कोर्ट में चुनौती देकर एक खलबली सी कर दी है। इनका दावा है कि अध्यादेश के जरिए सरकार मंदिर पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। इसमें सरकार का पूरा योगदान है क्या है वो उन्होंने इसमें बस बोला है। याचिका में कहा गया है कि ना तो मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है और ना ही राज्य की स्वामित्व वाला ट्रस्ट। सरकार अध्यादेश के जरिए धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। राज्य सरकार पीछे के दरवाजे से प्रवेश करके श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, जबकि ये एक निजी मंदिर है और स्वामी हरिदास के अनुयायी और उत्तराधिकारी इस मंदिर का प्रबंध संभाल रहे हैं। इनका दावा है कि अध्यादेश के जरिए सरकार मंदिर पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। और इस याचिका में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आई है सामने। राज्य को धर्म में प्रवेश या हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती, फिर आप दखल दे क्यों रहे हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की जब इसमें टिप्पणी सामने आई है तो देखने वाली बात यह है कि उसके बाद इस पूरे मैटर में, पूरे केस में ये कहां पे इसका किस तरफ ये टर्न लेने वाला है, क्योंकि गोस्वामी परिवार ये हमेशा से उसको संभालता आ रहा है मंदिर को, लेकिन अब इसमें जो किस्सा है वो थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद देखते हैं आगे क्या होगा। अयोध्या कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर और अब उत्तर प्रदेश में जिस कॉरिडोर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बांके बिहारी कॉरिडोर की। और इस कॉरिडोर को बेहद भव्य बनाया जाएगा, बेहद दिव्य बनाया जाएगा। श्री कृष्ण के अनुयायी पूरी दुनिया भर में मौजूद हैं और इसीलिए अपने आप में ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र, चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जरा इस कॉरिडोर के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर इस कॉरिडोर की क्या खासियत रहने वाली है, कितनी इसकी लागत रहने वाली है। और बताया जा रहा है कि ये जो कॉरिडोर है ये 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा और इसका जो गलियारा है वो मंदिर परिसर में एक बार में 10,000 श्रद्धालु इस दौरान इस मंदिर परिसर में रुक सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसी पर ही हमेशा से चर्चा और विवाद होता रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण पर 250 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और निर्माण पर करीब 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने साफ कर दिया है कि कॉरिडोर निर्माण के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आस्था के लिहाज से बहुत भव्य, बेहद दिव्य ये बांके बिहारी कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जितनी जरूरत होगी सरकार उतना बजट जरूर देगी। इस पूरे अगर कॉरिडोर की मैं बात करूं तो इस पूरे कॉरिडोर के 3 गलियारे होंगे और एक मुख्य रास्ता जुगलघाट से सीधा मंदिर तक पहुंचेगा, एक रास्ता विद्यापीठ चौराहे से आएगा और तीसरा रास्ता जो होगा वो जादौन पार्किंग से होगा, 20 से 25 मीटर तक चौड़ी वीआईपी मार्ग का। अब अगर इस पूरे मंदिर की बात करें तो मंदिर परिसर को भी बेहद खास रूप दिया जा रहा है। 2 अलग अलग तल के हिसाब से इसे तैयार किया जाएगा। एक निचला तल होगा और एक तल उससे 3.5 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा। ठाकुर बांके बिहारी जो हैं वो ऊपरी तल पर विराजमान होंगे, यानी कि जो श्रद्धालु हैं उन्हें ऊपरी हिस्से में जाकर उनके दर्शन करने होंगे। और बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि इस कॉरिडोर में, इस पूरे परिसर में श्रद्धालुओं के लिहाज से बेहद भव्य तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। गलियारे को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कृष्णकालीन वृक्षों से पूरी तरह से उसे सुसज्जित किया जाएगा, यानी कि जब आप यहाँ पर अगर अब पहुंचेंगे तो उसको आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप कृष्ण काल में ही इस दौरान मौजूद हैं और वहां पर आ रहे श्रद्धालुओं की हर सुविधा, यहाँ पर रुकने की, ठहरने की, अगर भीड़ है तो उस पूरे क्राउड मैनेजमेंट की हर व्यवस्था का खास ध्यान रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे परिसर का जो विकास है वो 2 हिस्सों में होगा और बनावट के हिसाब से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के परिसर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। निचले स्थल पर श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होगी, पार्क विकसित किए जाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में यहाँ पर ये सबसे बड़ी चुनौती जरूर नजर आती है।